व्यू 360 में। पाकिस्तान में अब बिजली भी आम लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर। बिजली का बिल उतार कर राशन के पैसे नहीं बचते। वापडा के दफ्तर जाएं कि बिल में रियायत करते हैं तो वो कमी नहीं करते बल्कि किस्त बना देते हैं। किस्त भी हमने ही अदा करनी है और अगले महीने का बिल भी तो उसमें शामिल होकर आएगा, तो क्या फायदा। पेरिस से ड्राइव करके पाकिस्तान आने वाले एक मुसाफिर की कहानी और एक अफ्रीकी मुल्क में सोने की तलाश के काम में इजाफा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। एसी को 16 के बजाय 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस्तेमाल करके देख लिया, इस्त्री का इस्तेमाल भी कम कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में बिजली के बिल फिर भी सार्फिन के होश उड़ा रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होने वाले इजाफे ने तकरीबन हर घर के बिजली के बिल को दोगुना कर दिया है। समन खान के साथ कुछ घरों में चलते हैं और जानते हैं कि एक आम घर की रोज़मर्रा की बिजली की ज़रूरत है क्या, और इन ज़रूरतों पर समझौता करके भी क्या बिजली अफोर्डेबल है। रायविंड रोड लाहौर पर वाक़िया मोहल्ला नवाब साहब का ये घर खुर्शीद बीबी का है, जहां वो अपनी बेटी और उसके 4 बच्चों के साथ रहती हैं। उनके घर में एक कमरा और एक बरामदा है जिसके साथ किचन भी है। बिजली के इस्तेमाल का अंदाज़ा उनके घर में मौजूद बिजली के आलात को देखकर लगाया जा सकता है। 2 पंखे, मशीन, कपड़े धोने वाली ये फ्रिज है, टीवी और 2 बल्ब हैं घर में, और इतनी बिजली ही इस्तेमाल होती है। हम दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में काम करते हैं और मुश्किल से घर का गुजारा करते हैं। बच्चों के कपड़े ना धोएं तब भी मुश्किल है। ठंडा पानी फ्रिज से मिलता है, पानी मोटर के बगैर आता नहीं, तो कौन सा काम छोड़ें। खुर्शीद बीबी का बिजली का बिल जून 2022 तक मौसम सरमा में 1000 से 1500 और मौसम गर्मा में 3000 तक महदूद था, जो जुलाई के महीने से 10 से 12000 मौसूल हो रहा है। पहले बिल आया, पहली बार बिल ज्यादा आया तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं, तो वो अदा नहीं किया। दूसरे महीने पुराने के साथ नया बिल लग कर आ गया, फिर सोचों ने घेर लिया और वो अदा नहीं कर सकी। तीसरे महीने 40,000 होकर आया बिल। तीसरी बार तो लाजमी अदा करना था वरना वो मीटर काट जाते, इसलिए बालियां बेच दी। इसी इलाके की एक और रिहायशी नसरीन बीबी के घर का माहाना बजट भी बिजली के बढ़ते बिल के बाइस मुतासिर हुआ है। हमारे घर में हम 4 अफराद हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मियाँ हैं जो 4 पाई पे रहता है। बेटा भी मेरा चला जाता है, बेटी मेरी स्कूल में। घर में एक पखा सारी गर्मी में चला है। 10-8 बिल दे देंगे, 10 किराया दे देंगे। 20,000 रुपये में क्या क्या घर में चलाएंगे। अब हमने पिछले महीने का बिल नहीं दिया, अब हमें झटके लग रहेंगे। 5-6 को बिल आएगा, हमने बिल तो पे करना ही करना है। ना करेंगे तो हमारे घर का पखा भी बंद कर देंगे। बिल उतार दे बत्ती दा। बिजली का बिल उतार कर राशन के पैसे नहीं बचते। वापडा के दफ्तर जाएं कि बिल में रियायत करते हैं तो वो कमी नहीं करते बल्कि किस्त बना देते हैं। किस्त भी हमने ही अदा करनी है और अगले महीने का बिल भी तो उसमें शामिल होकर आएगा, तो क्या फायदा। तवानाई के शोबे से मुंसलिक माहिरीन कहते हैं कि डैमों में पानी कम होने की वजह से बिजली पैदा करने के लिए कोयले, गैस और फर्नेस ऑयल जैसे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार बढ़ा है और डॉलर महंगा होने के बाइस तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिसका असर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर पड़ा। बिजली के बिलों का बोझ सिर्फ मतवसत तबके ने ही महसूस नहीं किया, बल्कि नौकरी पेशा हो या कारोबारी अफराद सभी फिक्रमंद हैं कि बिजली की पैदावारी लागत का रुख आवाम की जानिब मोड़ने से ये बुनियादी सहूलत भी सार्फिन के लिए महदूद हो जाएगी। तनवीर अहमद एक बिजनेसमैन हैं और हुकूमत को अपनी कमाई पर सालाना टैक्स बाकायदगी से अदा करते हैं। वो समझते हैं कि टैक्स दहिंदगान के लिए बिजली के बिलों में लग कर आने वाला टैक्स इजाफी है और बिजली का कम इस्तेमाल भी उन्हें इस टैक्स से बचा नहीं पा रहा। जितने एसी चलते थे, जितना फ्रिज थे, जितना वो मोटर चलती थी पानी वाली, वो सारा मिला मिलू के ना तो मेरा बिल जो था ना वो आता था 15,000 से 18,000। इस वक्त जो है ना वही सारा सेटअप है, वही सारी चीज़ें हैं, तो बिल जो है ना वो 40+ पे चला गया है। मेरी तो घर में लड़ाई चलती रहती है कि भाई ये जो है ना इसको 27 पे चलाओ, इसको 26 पे चलाओ, इसको 28 पे चलाओ।
माहिरीन कहते हैं कि बिजली के बिल पर सब्सिडी का खात्मा भी बिलों में इजाफे की एक वजह है। इसके अलावा बुनियादी निर्खों और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ऐसे ही इजाफा जारी रहा तो पाकिस्तान में खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद बढ़ेगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन खान की रिपोर्ट आपने देखी। इन मुश्किल मौशी हालात पर बात करने के लिए इस वक्त स्काइप के ज़रिए हमारे साथ शामिल हुए हैं माहिर मईशत डॉक्टर अक्तस अफसल, जो कि कराची में हबीब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। डॉक्टर अक्तस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। IMF के साथ किए गए मुआहदों की वजह से हुकूमत एनर्जी सेक्टर में अब सब्सिडीज़ नहीं दे सकती। मुल्क चलाने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। गरीब और मुतवसत तबका पिसता चला जा रहा है। अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या मुस्तकबिल नज़र आता है आपको इस तबके का? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब मुझे प्रोग्राम पे लेने के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो बदस्तूर ऊपर जा रहे हैं, इन्होंने बहुत परेशानी, माशी परेशानी का ज़रिया बने हैं। मैं इस साथ ये कहता चलूँ कि जहाँ तक IMF और दूसरे जो इदारे हैं वो सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ हैं, टोटल सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ हैं, कहीं पे ये बात नहीं की जाती कि टारगेटेड सब्सिडीज़ ना दिए जाएँ। और हमने हाल ही में ये देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सपेरिमेंट किया एक मॉडल के ऊपर, जिसमें पंजाब के अंदर जो ब्रीफली PMLN की हुकूमत आई थी, उन्होंने 100 फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल सका। और हम अब ये देखेंगे कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस महंगाई से अपने सिटीजन्स को इंसुलेट करने के लिए इंक्रीजिंगली आपको डिज़र्विंग या जो आपके क्या कहना चाहिए कि जो आपका गरीब तबका है, उसको बिजली की मद में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200, 300, 250, 400 यूनिट्स पर मंथ देनी पड़ेगी। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये आने वाले दिनों में भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन के पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के सामने आएगा। जी राइट। अब बिजली पे तो आपने कहा कि इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम फ्री यूनिट्स देना शुरू कर दें, और नेचुरली जब गवर्नमेंट इस पर काम करना शुरू करेगी तो उसका कोई मैकेनिज़्म भी तय किया जा सकता है कि कितने यूनिट्स किस आमदनी के तबके के लिए फ्री होने चाहिए। एक और जो बहरान आ रहा है, सर्दियों की शुरुआत है, गैस का बहरान जो कि अभी से बदतरीन होता जा रहा है, जहाँ सनतों और घरेलू सार्फिन दोनों को ही इन सर्दियों में गैस की कम सप्लाई और बेतहाशा लोड शेडिंग का सामना होगा। इससे पहले से मुश्किलात में गिरी मईशत पर क्या असर होगा? देखिए, हमें ये अब नज़र आ रहा है कि जो आने वाली मौसम सरमा है पाकिस्तान में, इसमें दुनिया के अंदर जो ग्लोबल हालात हैं, जिसमें यूरोपियन ममालिक बहुत बड़ी तादाद में गैस ख़रीद चुके हैं, और पाकिस्तान के लिए गैस इतनी महंगी हो गई है कि अब बहुत सी जगह पे ये बात बताई जा रही है कि गैस की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे ना सिर्फ घरेलू सार्फिन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपकी इंडस्ट्री के ऊपर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये बहुत टफ चॉइस, इस ट्रेड ऑफ को वे करना पड़ेगा कि आया वो घरेलू सार्फिन को गैस फ्राहम करे ताकि वो अपने किचन में उसको इस्तेमाल कर सकें, या इसको इंडस्ट्री को दिया जाए जहाँ पर ना सिर्फ जहाँ पे जॉब्स जनरेट होती हैं, बल्कि जहाँ पे एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी होती हैं। तो अगेन पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, उनमें कुछ ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई, और हम ये देख रहे हैं कि आने वाली विंटर में, मौसम सरमा में गैस की किल्लत की वजह से ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चैलेंजेस का सामना होगा, और हमारे जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, हमारे जो शहरी हैं, उनकी भी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा। जी, ये तो कोई साइंस नहीं है। प्रायोरिटी कमर्शियल सेक्टर को मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलनी चाहिए गैस की कंजम्पशन के लिए, जिसके लिए आपने ख़ुद भी कहा कि वो जॉब क्रिएटर है। जॉब्स लोगों की चलेंगी, उनको तनख्वाहें मिलेंगी तो चूल्हा चलेगा। अगर जॉब्स ही नहीं होंगी तो वो गैस किस काम आएगी? तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए है। लेकिन अगर हम इस काबिल नहीं हैं अभी कि हम महंगे दामों गैस ख़रीद सकें, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या कोई तरीक़ा हो सकता है जिसके ऊपर हुकूमत काम कर सकती है, या इससे निमटने के लिए क्या कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है? क्या क्रेडिट पर गैस ली जा सकती है उन ममालिक से जो गैस के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं? कोई ऐसा प्लान आपको लगता है हुकूमत के पास है?
دیکھیں میں یہ ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے مشکل حالات کے اندر کافی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا مظاہرہ کیا ہے. پرانے وقتوں میں یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے جو پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی جس کے ساتھ منسلک رہے ہیں, تو انہوں نے یقیناً انرجی کے حصول کے لیے ایک بہت آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا مظاہرہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب پاکستان میں ایک بہت ہی شدید سیاسی بحران کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی تمام تر توجہ اس کرائسس کے اوپر مرکوز ہوگی اور ہونی بھی چاہیے, تاکہ وہ پاکستانی شہریوں کو اور ہماری انڈسٹری کو اس قسم کے انرجی ریسورسز پرووائڈ کر سکیں جس کی اس اکانومی کو اور ہمارے ہاؤس ہولڈس کو شدید ضرورت ہے. رائٹ, آپ نے کہا کہ اکنامک سٹیبلٹی اب کچھ کسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. 22 نومبر کو ٹریبیون میں چھپنے والے ایک ایڈیٹوریل کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح 44% تک پہنچ چکی ہے. فارن ریزروز 7.5 ارب ڈالر پر آ گئے. حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جو 1 ارب ڈالر کی قسط ہم نے دینی ہے وہ دی جا سکتی ہے. روپے کی قدر 32% کم ہوئی ہے. ڈالر کی قیمت روز بڑھتی ہے. آپ کے خیال میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اس وقت؟ دیکھیں, ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے, اور یہ بہت میں کلیئرٹی سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی خبریں اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو شاید کسی ڈیفالٹ سچویشن کا سامنا ہے, میں ایز اے پروفیشنل اکانومسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ نہ آج پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, نہ کل ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, اور نہ ہی اگلے سال. پاکستان 5 دسمبر کو $1 بلین کی قسط بہت آرام سے ادا کرے گا, اور پاکستان کی اکانومی ڈسپائٹ دا چیلنجز دیٹ اٹ از فیسنگ از اے گوئنگ کنسرن, میننگ کہ ہماری جو بھی لائبلٹیز ہیں ایز اینڈ وین وہ آتی چلی جائیں گی, پاکستان ان کو پے کرتا چلا جائے گا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ کسی طرح سے پاکستان کی اکانومی کسی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے, میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. اور میں آپ کے ناظرین کو یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسی کوئی مجھے کوئی خطرہ پاکستان, ٹھیک ہے چیلنجز ہیں لیکن ایسا ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. رائٹ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, ہم بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ $1 بلین کی قسط پاکستان کے سالانہ بجٹ میں رکھی گئی تھی, تو اس لیے اس کے لیے اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نیوز بعض اوقات لگتی بہت خطرناک ہے, لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر اقدس, ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. شوق دا کوئی مول نہیں, یعنی شوق کا کوئی مول نہیں, اس کہاوت پر پاکستانی نژاد فرانس کے شہری علی سعد پورا اترتے ہیں, جنہوں نے اپنے کنبے کے ہمراہ فرانس سے پاکستان کا بذریعہ سڑک سفر کیا. علی سعد اور ان کی فیملی ہوائی جہاز کا آرام دہ سفر چھوڑ کر گاڑی پر کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے 18 دنوں میں اپنے آبائی ملک پاکستان پہنچی, اور اس روڈ ٹرپ پر ان کا خرچ جہاز کے سفر سے 3 گنا زیادہ آیا. اس سفر کے بارے میں مزید جانتے ہیں علی سعد کی زبانی نوید نسیم کی اس رپورٹ میں. پیرس سے اسلام آباد تک جو کل مجھے جاتے ہوئے ٹائم لگا تھا, دن لگے تھے, وہ تھے 18 دن. واپسی پہ جب آیا ہوں تو اس میں مجھے 12 دن لگ گئے. ایک ہی مہینے کے دوران میں نے گاڑی خریدی. پہلے تو مجھے گاڑیاں مل نہیں رہی تھیں جو میری رینج میں تھیں. آخر کار مجھے گاڑی مل گئی, میں نے خریدی. پھر اس کے بعد ٹائم میرے پاس نہیں تھا, پیپرز اپلائی کیے, گاڑی کے نام ہوتے ہوئے آتے ہوئے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. پھر اسی 2 ہفتے کے دوران میں نے گاڑی میں جو بیسک چیزیں تھیں چینج کرائی تھیں, وہ اس میں نے اس کی ٹائمنگ بیلٹ, اس کا واٹر پمپ اور بریکس. فیملی بیسیکلی ان کو بھی شوق ہے گھومنے پھرنے کا. ان کو میں بچپن سے ہی اسی اپنے ساتھ ہی ملا لیا کہ میری جو الٹی پلٹی پھرتے ہیں اس میں آپ میرے ساتھ چلیں گے. بچوں کا تھا, بچے تھوڑے سے شروع میں
डायरे थे, लेकिन इसका पता चलो मैंने 2019 में मैं एक दफ़ा पहले यहाँ से फ्रांस से तुर्की जा चुका हूँ, तो इतना इशू नहीं था मेरे लिए। मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम था, मैं ज़्यादातर सफ़र दिन के टाइम करता था, सुबह 7 से लेके तो शाम 5 तो नहीं 6 साढ़े 6 7 बजे तक। उसके बाद मैं सफ़र नहीं करता था। और जो मैंने गाड़ी चलाई थी टोटल फ्रांस से निकलने के बाद पाकिस्तान जाके फिर पाकिस्तान से वापस मैंने तकरीबन 22,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अगर आप जहाज़ के सफ़र को और गाड़ी के सफ़र को कंपेयर करें पाकिस्तान के लिए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपका खर्चा ज़्यादा है। रफली मैंने तकरीबन 1400 से 1500 लीटर डीजल डलवाया, लेकिन आपका मिनिमम ये है कि फ्यूल का खर्चा 7 साढ़े 7 लाख रुपये आपका लगता है। बीच में शंजन कंट्रीज आते हैं, इसका तुर्की आता है, शंजन आते हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, तुर्की और ईरान और फिर पाकिस्तान। तो इसमें मुझे जो वीज़ा लेना पड़ा था वो ईरान का वीज़ा लेना पड़ा था, क्योंकि बाकी मुझे वीज़ाज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ फ्रांस में रह रहा हूँ। तो अगर कोई और भी आना चाहता है तो उसको भी तुर्की का और ईरान का वीज़ा लेना पड़ेगा, और अगर उसके पास किसी भी शंजन स्टेट का वीज़ा है तो ईजिली आ सकते हैं वहाँ से। ऐसा सफ़र पाकिस्तानी पासपोर्ट में बिल्कुल मुमकिन है। उसमें बेसिकली अगर आपका शंजन का किसी भी मुल्क का लगा हुआ वीज़ा, तो उसका फिर आपको ईरान और तुर्की का वीज़ा चाहिए, उसके बाद और कोई वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आप नॉन स्टॉप मतलब चलते रहें, एक दिन में आप 1000-1200 किलोमीटर गाड़ी से, तो यू कैन मेक इट इन ईजिली मेक इट इन 9 days 10 days। लोग ऐसे भी जो 7 दिन में भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टू मच हो जाता है। गाड़ी के सफ़र पे खर्च तो ज़्यादा आया, लेकिन इस सफ़र की इंजॉयमेंट का अगर कंपैरिजन करें हवाई सफ़र से तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा होता है। अमरीकी दारुल हुकूमत की तरफ आते हैं। वाशिंगटन और इससे मुल्हिका रियासतों में आबाद होने वाले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले महाजरीन थैंक्स गिविंग पर अपना पहला त्यौहार मनाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। ये महाजरीन कौन हैं और इन्हें थैंक्स गिविंग मनाने का मौका देने वाले कौन हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका को नए घर और मुल्क के तौर पर अपनाने वाले सैकड़ों महाजरीन थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए। इनकी अक्सरियत के लिए थैंक्स गिविंग मनाने का ये पहला मौका था। मुझे यहाँ आकर और इतने बहुत से मुतनव्वे लोगों से मिलकर बहुत फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है, और मुझे इतने ज़्यादा खुश लोगों के साथ थैंक्स गिविंग मनाने का मौका मिलने की भी खुशी है। अमेरिका में थैंक्स गिविंग का त्यौहार हर साल नवंबर की चौथी जुमेरात को मनाया जाता है। यह त्यौहार अमेरिका में आकर बसने वाले बरतानवी नौ आबादकारों और अमेरिका के आबाई बाशिंदों की 16वीं सदी के शुरू में मुश्तरका ज़ियाफ़त की याद में मनाया जाता है। अक्सर अमेरिकी इस मौके पर भुना हुआ टर्की, शकरकंदी और गोश्त के शोरबे जैसी डिशेस बनाते हैं, और ये तातील दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं। कुछ अफगान मुहाजिरीन के लिए टर्की का गोश्त खाना नया तजुर्बा था। मुझे बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था। ये पहला मौका है कि मैं टर्की खा रही हूँ। द इथियोपियन कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल महाजरीन की आबादकारी के काम से मुंसलिक अमरीकी इदारों में से एक है। इस इदारे ने ही नए आने वालों को अमरीकी रवायात से मुतारिफ कराने के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया था। हम बुनियादी तौर पर उनको बेहतरीन अमरीकी त्योहारों में से एक में शरीक कर रहे हैं। फिर इलाके में जो कम्युनिटी मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रही है, हम उन्हें भी एक जगह इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो खाने, ख्यालात और एक दूसरे का साथ उन सब का एक दूसरे से तबादला कर सकें। मीना तरीन इस जुलाई में अमेरिका पहुंची हैं। वो कहती हैं कि जिन हालात से गुजर कर वो यहाँ पहुंची हैं, इनके बाद वो अमेरिका आने पर शुक्रगुजार हैं। मैं आज ख़ास तौर पर थैंक्स गिविंग के मौके पर अफ़गानों की मदद और कुछ अफ़गान बाशिंदों को इस इफ्तार से निकालने पर जो इस वक्त अफ़गानिस्तान पर गुजर रही है, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद हज़ारों अफ़गान शहरी भाग कर अमरीका पहुँचे, और यहाँ पहुँचने वालों की अक्सरियत कहती है कि वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं। शहनाज नफीस के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान मगरबी अफ्रीका के मुल्क आइवरी कोस्ट में सोने की तलाश के काम में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। रिवायती तौर पर खेती बाड़ी से वाबस्ता इस कौम के लिए ये एक तेज़ी से फैलती मार्केट है, जिसमें कई नौजवान अपने माशी हालात में जल्द बेहतरी लाने के लिए गैर कानूनी कानकनी की जानिब माइल हो रहे हैं। तफसीलात आइवरी कोस्ट से वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। वस्ती आइवरी कोस्ट के इलाके दाउक्रो में सोने की तलाश में ये कानकन गैर कानूनी तौर पर खुदाई कर रहे हैं। 25 साल बावनतौल एक किसान हैं जो 4 माह कबल हमसाया मुल्क बर्किना फासो से यहाँ आए। चूँकि वहाँ अक्सर बारिश नहीं होती है, इसलिए घर में काफ़ी पानी नहीं है, लिहाजा मैंने सोना निकालने का काम शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि सोने के कारोबार में ही हम ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। सोने का एक कानकन बाज़ औक़ात तकरीबन $450 अमरीकी माहाना तक कमा सकता है। खेतों में काम करने वाले एक किसान को इतनी ही रकम कमाने में 1 साल लग सकता है। मैं अपने वालिदैन के खेत में काम करता था। हमने वहाँ बैंगन लगाए, लेकिन उससे मुझे कोई पैसा नहीं मिला। सोना बैंगन के मुकाबले में बहुत कीमती है। ये जमींदार अपने वालिद और दादा की तरह रबर की काश्त करते हैं। चंद साल पहले इस जमीन पर कुदरती तौर पर उगे हुए रबर के दरख्तों का बाग था। सन 2017 में इन्होंने खानदानी कारोबार छोड़ दिया और गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने का काम शुरू कर दिया। मेरे रबर के बागात हर साल जंगलात की आग के बायस तबाह हो जाते हैं। मैंने फैसला किया कि रबर के दरख्तों की काश्त बंद कर दूं और उसके बजाय सोने की तलाश शुरू करूं। 2021 में रियासत ने खुसूसी फोर्स बनाकर गैर कानूनी सोने की तलाश करने वालों को रोकने की कोशिश शुरू की, जिसने सोने की गैर कानूनी कानकनी के मकामात पर बड़े पैमाने पर कुछ छापे मारे। गैस्टन गैर कानूनी कानकनी के खतरे से आगाह हैं और कहते हैं कि वो इस काम को जायज़ तरीके से करने के इक़दाम कर रहे हैं। मैं सोने की कान के लिए कागजी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है। अगर मैं कागजात हासिल करने में कामयाब हो गया तो कम अज़ कम मुझे खौफ नहीं होगा। लासीना साको इस नीम सनती कान के शरीक मालिक हैं और कानूनी तौर पर काम करते हैं। इन्होंने 2015 में जब आइवरी कोस्ट की हुकूमत ने कानकनी के नए ज़वाबित जारी किए, कानकनी की अपनी सरगर्मियों को कानूनी शक्ल दी। आज सोने का कारोबार अच्छा है, खास तौर पर जब से हुकूमत ने इस शोबे को बाकायदा मुनज़्ज़म करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। इसकी वजह से आज मैं एक छोटे कारोबार का मालिक हूँ, आज़ादाना तौर पर काम कर सकता हूँ और ये मुझे डाकुओं की फ़िक्र से आज़ाद करता है। इस कारोबार के हामियों का कहना है कि सोने के कानकनों को कानूनी दायरा कार में लाने से पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। मकामी सतह पर आबादियों के पास माहौलियात, हैवानात और नबातात को महफूज रखने की तकनीकी महारत नहीं है। उनके पास मकामी सतह पर इस कारोबार को ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए वसाइल भी नहीं हैं। और सरकारी ओहदेदारों को वाज़ेह तौर पर एहसास है कि इस कारोबार से कमाई जाने वाली रकम आइवरी कोस्ट के शहरियों की माशी जिंदगियों में हकीकी तब्दीली ला सकती है। इस शोबे को मजीद फ़रोग़ देने की गुंजाइश है, ताकि इसके बारे में बेहतर तौर पर जाना और समझा जाए और ये कौमी मईशत में अपना हिस्सा डालता रहे। खुफिया तौर पर काम करने वाले सोने के कानकनों को इस तरह कानून के दायरे में लाना कि वो अपनी रोज़मर्रा आमदनी से भी महरूम ना हो, कोई आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर जब सोने की आमदन की यकीन दहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना गैर कानूनी कानकनी के कारोबार की जानिब धकेल रही हो। यासीन सीऑफ के साथ निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड वीकेंड। खुदा हाफिज़।